us start the webinar. Okay, ma'am. On behalf of New Government Polytechnic. आगे सर. Speaker, Okay, we can start. Yes, please. ठीक है. Okay, ma'am. A very good. चलिए शुरू करते हैं हम लोग. न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 के बिहाफ पे मैं अनुराधा कृष्णा आज के वेबिनार को शुरू करने के लिए आज हम लोग जुटे हैं और ये सीरीज ऑफ वेबिनार चल रहा है जो हमारे न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 के स्टूडेंट्स और प्लस और सारे जितने भी लोग बिहार से जुड़ते हैं, हमारे प्रिंसिपल, हमारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे डियर स्टूडेंट्स, उन लोग को के लिए काफी लाभदायक ये साबित हो रहा है। और आज का वेबिनार हमारा सीमेंट एंड कंक्रीट पे है, जिसपे कि बच्चे इसको भी हमारे गेस्ट को मैं फॉर्मली गालिब अयूबी सर को इनवाइट करना चाहूंगी और उनका धन्यवाद दूंगी कि अपना वो बिजी शेड्यूल छोड़ करके आज हमारे बीच आए हैं और अपना जो सीमेंट एंड कंक्रीट पे जो अपना प्रस्तुति करेंगे, उससे मैं आशा करती हूँ कि बच्चे और सारे फैकल्टी मेंबर्स और हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर लोग सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो एक बार मैं फिर से उनका अभिवादन करती हूँ। अयूबी सर, वेलकम है आपको हमारे न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के प्लेटफॉर्म पे, और आपने ये जिम्मेदारी ली और यहाँ तक आए और अपना समय व्यतीत करने के लिए थैंक यू सर। अब मैं अंतरा को बोलूंगी कि अंतरा आप सर, हमारे सर जो आए हैं स्पीकर, गेस्ट स्पीकर के बारे में 2 शब्द बताएं और उनका इंट्रोडक्शन कराएं। Good afternoon to all of you. Myself, Over to Antara. Thank you, ma'am. Thank you. Good afternoon to all of you. Myself, Antara Kumari, faculty from Department of Civil Engineering, would like to have a warm welcome to our respected Vice Principal, ma'am, Professor Anuradha Krishna, our today's speaker, Mr. Galib sir, all the faculty members, our support team, and all the participants. Connect नहीं हो पा रही क्या? All are connected, ma'am. Yes, sir. आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। Yes, carry on, madam. Carry on. Okay. Before we start the today's webinar on cement and concrete, I would like to introduce our speaker, Mr. Galib Fahad Ayubi sir. Mr. Galib holds a Bachelor of Technology Civil from Jamia Millia Islamia. He is a result-oriented engineer professional with more than 12 years experience in managing business and product development function encompassing sales, marketing, distribution management, channel management. विशु जी, अंतरा जी क्या कनेक्ट नहीं हो पा रही? Connected है मैम, connected. सैयद सर? Yeah, madam, connected है. Everybody is connected. And team management. Vast experience through Eastern region, Kolkata, Bihar, अच्छा, and हमको नहीं Jharkhand. दिख रहा। Currently associated with ACC Limited, Jharkhand as a Chief Manager, Custom Service. Now, I would like to request our speaker, sir, to deliver few words and his session. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thanks a lot, ma'am, for inviting me. It's a pleasure for me to at least speak to students who are in the who will be shaping the future. So today's topic basically we had a discussion with Syed also. मतलब हम लोग कोशिश ऐसी करेंगे कि कुछ बेसिक चीजें हैं जो आज से लेके कल को जब इंजीनियरिंग से पास आउट करते हैं तो ग्राउंड में आके क्या रिलेशन बनता है और सीमेंट और कंक्रीट से कैसे आप उन चीजों को एडवांटेजेस ले सकते हैं, कुछ बेसिक्स जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आपको मीनवाइल कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चंस लगता है, यू कैन ऑलवेज पुट अप योर क्वेश्चंस इन प्राइवेट चैट बॉक्स और ओवरऑल में, और यू कैन ऑलवेज आस्क इट। तो कहीं पे भी आपको ऐसा लगे किसी भी फैकल्टी को या फिर कुछ भी माइट भी अगर कुछ भी मतलब ऐड ऑन करना चाहें तो श्योरली आई विल हेल्प यू आउट।
So thank you, ma'am. Thanks for inviting me. So shall I start with my presentation? Yes, sir. Okay. फिर स्टार्ट होने के मैडम After the screen is visible, I suppose. it is visible. Yes, sir. Okay. Visible. I'm just putting my camera off in case. Acha, if not required, then it's all right. I can just go on ahead with presentation, huh? So मैं दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करूं तो आई सपोज इट विल बी बेटर हिंदी और इंग्लिश It will be better, sir. It will be better if you both. ताकि आपको कहीं पे भी अगर कंफ्यूजन होता है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो कि हमको ये हो रहा है या फिर कोई भी ऐसा आपको लगता है तो जस्ट लेट मी नो. So we shall start with presentation mode. So basically हम लोग आज डिस्कस करेंगे कंक्रीट के कंस्टिट्यूएंट्स. बेसिक कंक्रीट बनाने के लिए हमको जो इन चीजों की जरूरत पड़ती है वो होता है सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट. इन तीन चीजें देखने में बहुत हल्की लगती हैं. हम अपने इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, आप भी अपने कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कि ये सब चीजें का इम्पोर्टेंस बहुत है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं और इनकी हर एक प्रॉपर्टी जो है वो आपके मसाले को, मिक्स को बहुत हैम्पर करती हैं या इफेक्टिव बनाती हैं. तो डिपेंड करता है आप किस तरह से उस चीज को यूटिलाइज कर रहे हैं. तो बेसिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अगर हम लोग देखेंगे तो बेसिक प्रिंसिपल कैसे स्ट्रेंथ बनता है कंक्रीट का, क्या पानी का सिग्निफिकेंस है, क्या कंक्रीट का सिग्निफिकेंस है, क्या वाटर का सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें लर्न ऑन करेंगे. कंटेंट्स में अगर आप देख ले तो हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि सीमेंट का हाइड्रेशन कैसे होता है, क्या हाइड्रेशन रिएक्शंस होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं. दूसरा कैल्शियम सल्फेट जिप्सम एडिशन से क्या क्या होता है. हाइड्रेशन काइनेटिक्स आप थोड़ा देखेंगे और सेटिंग टाइम से रिलेटेड हम लोग देखेंगे. तो अगर मैं बात करूं इसमें आप देखेंगे जनरल फीचर ऑफ सीमेंट हाइड्रेशन. ये टिपिकल माइक्रोस्कोपिक स्कैन है. अगर आप कोई भी कंक्रीट जब बनता है तो हम लोग तो ऊपर की नजर से देखते हैं तो सिर्फ ऊपरी सतह दिखती है हमको, बट ये अंदर का स्कैन की फोटोग्राफ है कि कैसे कंक्रीट आपस में, पानी, सीमेंट, गिट्टी, सारी चीजें आपस में टाई अप होती हैं. और फर्दर अगर आप देखेंगे तो अगर मैं बोलूं तो कंक्रीट के लिए बेसिक चीजें हमारे पास यही है, सीमेंट, कंक्रीट और एडमिक्सचर्स हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, और वाटर. टोटल वाइज परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारा कोर्स एग्रीगेट्स का होता है और उसके बाद आपके फाइन एग्रीगेट्स आते हैं और उसके बाद आपके वाटर का परसेंटेज रहता है. तो अगर कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करें हम तो कॉम्पोजिशन की आवाज कुछ इको हो रही है क्या? आफ्ताब, आवाज कुछ इको हो रही है क्या बीच में? अभी हो रही थी, अभी ठीक है सर, अभी ठीक है ना? नहीं आपका क्या है कि आपका कैमरा का एक्सेस नहीं दीजिए आप, और सॉरी माइक का एक्सेस दें, जिसके कारण क्या है कि आप कनेक्टेड. मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, फिर से बताएंगे प्लीज. एक्सेस ना हो तो सर गलती से ब्लॉक हो गया होगा जिसके कारण. ओके, तो कैरी ऑन करूं मैं? Yes sir, you carry on sir. At last, after the completion of the session, people will be asking questions if they have any doubt. Fine. तो अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट की बात करें तो अगर सीमेंट केमिस्ट्री अगर हम लोग बोले तो बहुत कॉमन सी चीज है जिसमें हम लोगों को बिल्कुल ही, अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर आपको बोलूं, अगर आप अपनी जिंदगी में या अपने फ्यूचर में या अपने फर्दर करियर में जब भी आप आगे जाओगे तो हमेशा ये 4 वर्ड्स याद रखना आप. CSAF जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है, ये सीमेंट इज बेसिकली मेड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, Al2O3 and Fe2O3.
और इन सब के बारे में हम डिटेल्स में एक बार आपको बताएंगे भी। तो क्या क्या किन किन चीजों के फंक्शन होते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। अगर जो हम नॉर्मल सीमेंट की बात करें तो देवर पहले सिर्फ एक ही तरह का सीमेंट आता था जिसको हम ओपीसी बोलते थे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वो बेसिकली 3 ग्रेडिंग वाइज आती थी, 33, 43 और 53, ये तीनों ग्रेड के सीमेंट आते थे। लेकिन अभी के रेट में आपके पास ब्लेंडेड सीमेंट्स आते हैं और ब्लेंडेड सीमेंट में कोई ग्रेडिंग नहीं होती। तो ये आइदर फ्लाई ऐश बेस्ड होंगे या स्लैग बेस्ड होंगे या आइदर कॉम्पोजिट होते हैं जो बोथ मिक्स ऑफ फ्लाई ऐश एंड स्लैग दोनों का होता है। तो अलाइट, बिलाइट, एल्यूमिनेट, फेराइट एंड जिप्सम, इसको हम लोग बोलते हैं दे आर द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, या कोई भी जो सीमेंट बनाता है उनके लिए ये 4 चीजें बहुत अहम होती हैं। तो अगर देखें हम तो हाइड्रेशन की बात करें तो सबसे पहले होता क्या है कि द मोमेंट सीमेंट बेसिकली बना होता है चूना पत्थर से, और चूना पत्थर की प्राकृतिक नेचर उसका ये है कि वो रिएक्ट करेगा, गर्म होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप घर में कभी पुराने घरों में जब चूना हुआ करता था तो बाल्टी में चूने में पानी डालते थे तो उससे बुलबुले निकलते थे, तो गर्मी होती थी। तो सीमेंट भी उसी चूना पत्थर से बनता है। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जैसे ही आप रिएक्शन करते हैं तो इसका वाटर के साथ रिएक्शन होता है, और ये वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद हाइड्रेशन प्रोसेस में आता है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सॉलिड सीमेंट और लिक्विड वाटर, 2 चीजें आपको दिख रही है। तो एक तो हो जाता है तुम्हारा कि जब हाइड्रेशन चेंज होता है तो केमिकल कन्वर्शन होता है, और जो पानी की मात्रा रहती है वो एक स्ट्रक्चरल बॉन्ड में कन्वर्ट होती है जब ये सीमेंट के साथ मिलता है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम सीमेंट और पानी को मिलाते हैं इस तरह से जार में, तो धीरे धीरे वो एक स्ट्रक्चरल बॉन्ड बनाता है, और हाइड्रेशन कंप्लीट होने पर ये पूरा स्पेस कवर अप हो जाता है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो एक कंक्रीट के परफॉर्मेंस पर बहुत इम्पैक्ट करती है। तो जो पहला रिएक्शन होता है किसी भी कंक्रीट में, चाहे हम एग्रीगेट ले लें, चाहे हम सैंड ले लें, चाहे सीमेंट ले लें, जब सीमेंट और पानी आपस में मिलता है तब जाके ये रिएक्शन शुरू होता है, और सीमेंट हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट देगा, ये आप आगे भी देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे इसका जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन अगर वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें हम, तो जितना पानी हम ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल एक थंब रूल होता है कि फॉर एवरी 50 किलोज ऑफ सीमेंट यू रिक्वायर अराउंड 25 to 28 लीटर्स ऑफ वाटर। तो जैसे ही आप पानी के साथ सीमेंट में मिक्स करते हो तो जो 50 से 60% ऑफ दिस वाटर, मतलब ऑलमोस्ट 14-15 लीटर पानी जो है वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेट्स में। आप वाटर सीमेंट रेंज वैरी करता है हर जगह, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पानी जो भी आप डालेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि कंक्रीट में जब भी आप पानी डालते हैं वो प्रॉपर कंट्रोल मैकेनिज्म से हो। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस में देखेंगे तो ऐसा नहीं होता, मतलब पानी मसाले को विजुअली देख के डाला जाता है कि मतलब अच्छा गीला लग रहा है, सूखा लग रहा है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट कंपोनेंट है जो सीमेंट, जो कंक्रीट में सीमेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। अगर कंक्रीट का माइक्रो स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं, जब एक ढलाई आप कर लिया है आपने, तो हाइड्रेशन जो अभी हम बात कर रहे थे, वो हाइड्रेशन बनने के बाद वो जो स्ट्रक्चरल बॉन्ड बनता है वो बेसिकली एक पेस्ट होता है मसाले का, जो बाकी सारी चीजों को पकड़ के रखता है ताकि उसके बीच में पोर्स नहीं आए। तो आप देखिए इसमें गिट्टी होती है, सैंड होता है, तो इन सब चीजों को पकड़ के सीमेंट का पेस्ट जो है वो वहां पर मेंटेन करता है। तो बेसिकली अगर हम इसको बोले तो हम लोग इसको ये भी बोलते हैं बहुत बार कि कंक्रीट का गम है, कंक्रीट को बांध के रखने वाली चीज। तो जब आप रिएक्शंस होता है तो ये जो मैं पहले आपको दिखा रहा था, दीज आर द हाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ ओपीसी, जब अंदर में जाके रिएक्ट करता है तो सीमेंट और पानी है। इसी तरीके से जैसे मैं ये पिक्चर में आपको दिखा रहा था, ये जो आप देख रहे हो ये ऐसा पार्ट सीमेंट और पानी जब मिक्स करके आया, तो एक्चुअल में ये अंदर में इस तरीके से, जैसे अगर आप बोले तो रेशेदार अगर भूसा आप देखते हैं तो भूसा, और ये थोड़ा क्रिस्टल फॉर्म में होता है। तो ये अंदर में जाके एक पेस्ट बना के सब तरफ बीच बीच में फैल जाता है और सारी चीजों को, एग्रीगेट्स को, पानी को, गिट्टी को, बालू को ये होल्ड करके रखता है। अब आते हैं कि ये यहाँ तक पहुंचता कैसे है।
अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा टेक्निकल लगेगा तो प्लीज लेट मी नो आफ्ताब, या फिर आप स्टूडेंट्स भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि इफ एनीथिंग अगर आपको लगे। ये बिल्कुल बेसिक्स है जिस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, C3S और C2S। ये चीजें आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, लाइफ लॉन्ग आपको काम आनी है। आप आज कभी डिजाइन में जाएंगे, कभी कुछ प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, आपको इन सब चीजों की बेसिक नेसेसिटी पड़ेगी। तो अलाइड बेसिकली होता है कि जब आपका C3S रिएक्ट करता है, तो सीमेंट में जब C3S और C2S दोनों रिएक्ट करता है, तो C3S जब पानी के साथ, जब सीमेंट के अंदर भी तो हमने सारी चीजें दिखाई, आपने CaSF हमने दिखाया आपको, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, फेराइट है। तो इसमें C3S जो है वो रिएक्ट करता है पानी के साथ और ये फॉर्म करता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। ये जो जेल जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये जेल आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होता है। C2S क्या करता है, वो भी पानी के साथ रिएक्ट करता है और ये दोनों कंपोनेंट मिलके ये कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनाते हैं। और ये जेल बनने से क्या है कि आपका कंक्रीट कंप्लीटली बाइंडेड अच्छे से रहता है। तो और ये दोनों ही एक साथ रिएक्ट करते हैं और पोर्टलैंडाइट का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे कि ये जेल जो मैं बात कर रहा हूँ या कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, ये किस पर्पस के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक मतलब धरोहर है आपके कंक्रीट के स्ट्रेंथ के लिए। जो भी कंक्रीट का आपका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा, ये CSA जेल बनने के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा CSA जेल बनेगा उतना ज्यादा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है जब आप स्लैग वगैरह यूज करते हैं और कंपोजिट सीमेंट यूज करेंगे तो ये CSA जेल कीप्स ऑन, मतलब ये रिएक्शंस चलते रहते हैं एंड गोज अप टू 5 इयर्स और तब तक आपको स्ट्रेंथ गेन करता रहता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हम बाई प्रोडक्ट देख रहे थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये बेसिकली हाई pH को मेंटेन करता है और स्टील रीइंफोर्समेंट में जो कोरोजन लगने के चांसेस होते हैं उसको हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं इसको। तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे अभी हमने बात की C3S C2S, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा आई सपोज, और क्यों होता है और क्या रिएक्शन होता है। तीसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये जो रिएक्शन हमने दिखाए आपको, जो पेस्ट के लिए दिखाए, जो इंस्टेंट रिएक्शन होते हैं द मोमेंट आप सीमेंट को पानी के साथ मिलाते हैं। अभी ये आता है हाइड्रेशन एल्यूमिनेट जिसको हम बोलते हैं C3A। तो हमने C3L डिस्कस कर लिया, C2L डिस्कस कर लिया, थर्ड कंपोनेंट कम्स इनटू प्ले C3A जिसको हम एल्यूमिनेट भी बोलते हैं। और एल्यूमिनेट जो जिप्सम होता है सीमेंट में, उसके साथ रिएक्ट करता है और पानी के साथ मिलता है और सीमेंट में मिक्स होने के कुछ समय के बाद, मतलब ज्यादा समय नहीं, मतलब कुछ सेकंड्स बोल लीजिए या मिनट्स बोल लीजिए, उसके बाद एक फॉर्मेशन करता है जिसको हम बोलते हैं एट्रिंजाइट। तो एट्रिंजाइट को फोटोग्राफ्स इसमें दिख रही हैं आपको, जैसे क्रिस्टल्स दिखते हैं आपको। अगर आप फ्रेंच फ्राइज से आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे, आप लोग कॉलेजेस में हो, फ्रेंच फ्राइज और वो पोटैटो चिप्स वगैरह आते हैं तो उस टाइप के होते हैं, बट ये क्रिस्टल होते हैं, मतलब स्ट्रांग होते हैं, तो ब्रेकेबल नहीं होते हैं। और ये आपस में बीच में जो जगह होती है मसाले के बीच में, उन जगहों को ये कवर अप कर लेते हैं और ये क्या करते हैं, C3A को कंप्लीटली हाइड्रेट कराने में मदद करते हैं। क्योंकि C3A अगर रहेगा तो फिर फर्दर आपको क्लिंकर फेज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है और इसको रोकना बहुत जरूरी होता है। तो अगर C3A जैसा आप देखेंगे उस पिक्चर में कि C3A मतलब शूमेकर स्टाइल में पूरी फुल स्पीड में रिएक्शन करता है अपना, तो उसको रोकने के लिए जिप्सम और एट्रिंजाइट फॉर्मेशन अगर हो जाता है तो क्या होता है कि C3A का रिएक्शन धीरे धीरे करके वो स्लो कर देते हैं, जिससे कि आपके कंक्रीट में बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन पैदा ना हो, जिसकी वजह से कल को क्रैक्स आए या फिर दरारें आती हैं जो हमारे पास में। अगर हम हाइड्रेशन की बात करें तो चौथा एलिमेंट आता है, हमने C2S C3S C4AF, अब C3 हमने डिस्कस कर लिया, C3A C4AF जिसको हम फेराइट बोलते हैं। फेराइट बेसिकली जिप्सम के साथ रिएक्ट करता है, बट ये सिर्फ समझिए आप कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट से डिफरेंट रिएक्शन करता है, सिर्फ इसका रिएक्शन थोड़ा स्लोअर पेस में होता है। इसको हम, ये भी एट्रिंजाइट बनाता है और बट इसका भी एट्रिंजाइट बनने से क्या होता है, इसका प्रोसेस स्लो होता है, तो ये बहुत ज्यादा हमको हैम्पर नहीं करता है। बट इसीलिए हम C4AF का जिप्सम के साथ रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन करा के इसको एट्रिंजाइट और मोनोसल्फेट बनाते हैं।
अगर ये जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं, C2S, C3S, C3A, C4AF, अगर हम इन चारों की बात करें, अब आके देखें कि फाइनली जो मैं इतनी देर से आपको बातें बता रहा था वो बेसिकली ये सब एक सीमेंट का रिएक्शन होता है जो कंक्रीट में मिक्स होने के बाद होता है। इनका असल यूज कहाँ होता है अब आपको दिखेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड मैं अपने हिसाब से समझता हूँ, चूंकि ये मतलब आपको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है ये कि क्या ये होता है। तो अगर हम पहली बात करें तो जैसा आप देख रहे हैं कि रिएक्शन जब पहला होता है वो C3A प्लस जिप्सम आपस में रिएक्ट करता है, कैल्शियम ट्राइलेमिनेट जैसा हम बात कर रहे थे। उसके बाद ये हाइड्रेशन प्रोडक्ट क्या बनता है, एट्रिंजाइट बनता है। ये तो हमने अंदर की केमिस्ट्री पढ़ी। मेरे कंक्रीट प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट होता है, बेसिकली जब ये दोनों रिएक्शंस होते हैं और ये विद इन सेकेंड्स होते हैं, द मोमेंट आपने सीमेंट में पानी मिलाया उसके कुछ सेकंड्स के बाद ये रिएक्शंस चालू हो जाते हैं। और ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करता है, वो कंक्रीट को वर्केबल बनाता है। मतलब जिस मसाले को आप उठा के कढ़ाई में, तसले में या फिर ट्रॉली में चढ़ा के जिस साइड तक आप लेके जाना चाहते हैं वहां तक ये पहुंचाने में मदद करता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसका एक्शन मिक्सिंग और प्लेसमेंट दोनों में काम आता है। ये आपको ये इंस्टेंट है, पहला रिएक्शन है। अगर हम बात करें सेकंड्स और मिनट्स के बीच में C3A का रिएक्शन हो गया। अब हम आते हैं C3S। C3S आता है जैसा हमने बताया कि हाइड्रेशन प्रोडक्ट कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनाता है, गोंद बनाता है। गोंद हमको किस चीज में मदद करता है, पहली चीज होती है जो अर्ली स्ट्रेंथ की बात हम लोग करते हैं, जैसे 1 डे स्ट्रेंथ, 2 डे स्ट्रेंथ। मतलब जनरली हमारा काम करने का तरीका क्या होता है कि हमने आज कास्टिंग की है, अगर कॉलम कास्ट किया है तो हम 1-2 दिन के अंदर चाहते हैं कि उस कंस्ट्रक्शन का फॉर्मवर्क हम हटा सकें और फिर उस पर पानी का एप्लीकेशन कर सके। तो जब तक C3S का रिएक्शन नहीं होता, जब ये C3S रिएक्ट करता है और वो जेल बनता है, गोंद बनता है, बेसिकली जो कंक्रीट को संभाल के, एग्रीगेट सैंड सबको संभाल के रखता है, तो ये दो चीजों में हेल्प करता है। एक तो सेटिंग शुरू करा देता है, दूसरा आपका अर्ली स्ट्रेंथ दे देता है। मतलब जो इनिशियल ताकत जिसको बोलते हैं हम लोग 1 डे स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, तो ये आपका डिमोल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर बात करें फिर, ये तो 1-2 दिन की बातें हो गई, फिर अगर हम बात करें आगे 2 दिनों के बाद जो रिएक्शंस होते हैं वो आपके C2S रिएक्ट करता है, फिर कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बनता है जिसको हम पोर्टलैंडाइट भी बोलते हैं। जैसा हमने पीछे देखा C4AF बनता है, मोनोसल्फेट बनता है। और ये दोनों चीजें हमको लेटर स्ट्रेंथ में जाके हेल्प आउट करते हैं, जो 7 डेज, 21 डेज, 28 डेज ये सब स्ट्रेंथ निकालते हैं। फर्दर 28 डेज के बाद भी अभी तक इंडियन स्टैंडर्ड्स में हम लोग 28 डेज का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अमेरिकन स्टैंडर्ड से देखेंगे तो वी आर डूइंग इट एट अराउंड 56 डेज आल्सो। बट अगर आप जितने भी ब्लेंडेड सीमेंट अभी मार्केट में है, दे ब्लेंडेड सीमेंट्स का स्ट्रेंथ दे कीप ऑन गेनिंग स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं कि 28 डे स्ट्रेंथ जो आ गया वो फाइनल स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारा BIS नॉर्म्स है कि 28 डे स्ट्रेंथ हम कंसीडर करते हैं। तो इन फ्यूचर इंडिया में भी वी विल बी डूइंग 56 डेज स्ट्रेंथ टेस्ट। और ये हमने देख लिया किस किस तरीके से हमको हेल्प मिलता है। कैसे, देखिए ये आपका एक सिंपल सा ग्राफ है जो आपको दिखाता है कि टाइम के हिसाब से किस तरह से मूवमेंट होता है ग्राफ का, सेटिंग टाइम के हिसाब से, और ये सेटिंग कैसे इंक्रीज करती है। तो ये हमने मिक्सिंग प्लेसमेंट का देखा, फिर यहाँ C2S, C3S और C4AF के रिएक्शन के बाद ये फाइनल अपना पीक स्ट्रेंथ गेन करता है और यहाँ पर आके हम डिमोल्डिंग करा पाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी एबनॉर्मल सीमेंट सेटिंग बिहेवियर काफी ज्यादा होता है। अब कस्टमर कंप्लेंट्स अगर आप देखेंगे तो बहुत बार बोलते हैं लोग कि अरे सीमेंट सेट नहीं कर रहा है, या फिर आता है कि सीमेंट सेट कर गया है बहुत जल्दी। तो सेटिंग टाइम क्या होता है, अगर आप देखेंगे इसको आप लोग अपने लैब्स में भी टेस्ट करते होंगे, तो बेसिकली विकेट अपैरेटस से हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और प्लंजर निडल से हम लोग चेक करते हैं। तो होता क्या है कि जब आप सीमेंट और वाटर का मिक्स बनाते हैं तो एक प्लास्टिक पेस्ट बनता है। उस पेस्ट को क्या है कि वो धीरे धीरे समय के साथ आप प्लंजर नडल डालते जाते हैं और वो चेक करते रहते हैं, हाफ एन आवर में जाके वो हाफ एन आवर प्लस में जाके वो सेट करना शुरू करता है, तो हार्डनिंग आती है। तो दैट इज नथिंग, दैट इज सेटिंग। तो जिस टाइम में सीमेंट पेस्ट अपनी मोबिलिटी को लूज कर दे और हार्डनेस फॉर्म में आ जाए, उसको हम लोग सेटिंग बोलते हैं। ये आपके लैब्स में ऑलरेडी कराया जाता है और ये डिसाइड करता है कि इनिशियल और फाइनल सेटिंग क्या है। अगर हम देखें तो टेस्ट
इंडिया में अगर हम बोले तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में भी विकेट अपरेटस यूज होता है, फिर एक गिलमोर निडल यूज होता है और होलसेम हीट भी हम लोग यूज करते हैं, जिससे कि हमको पता चल जाता है कि क्या इनिशियल सेटिंग और फाइनल सेटिंग टाइम है। तो अगर देखें तो सीमेंट सेटिंग प्रॉब्लम्स में तो नॉर्मल सेटिंग टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है जनरली आफ्टर टाइम कि 10 मिनट का वर्केबल रहता है 1 आवर तक, 1 घंटे तक। मतलब हम लोग अभी भी आपको यही रिकमेंड करेंगे, आप भी अपने फ्यूचर में कभी भी रिकमेंड करें, द मोमेंट आपने सीमेंट में पानी मिला दिया, इट हैज स्टार्टेड इट्स केमिकल रिएक्शन। अब होता क्या है कि बहुत बार साइट्स पे आपको दिखेगा कि मतलब लोगों ने डाल तो दिया है लेकिन मसाला एक बार बना दिया, पानी मिक्स करके रख दिया और फिर बार बार उसको पानी मिला मिला के यूज कर रहे हैं। दैट कंक्रीट इज पैथेटिक। उसको आप जहां भी यूज करोगे वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इस चीज को हमेशा अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि मसाला या कंक्रीट आप जहां पर भी बनवाएंगे इन फ्यूचर अपने लाइफ में या अपने घर के लिए, हमेशा इंश्योर करें कि सिर्फ उतना ही बने जो 1 आध घंटे के अंदर इस्तेमाल हो जाए। थोड़ा आपको लेबर कॉस्ट इसमें बढ़ सकता है बट वो कंक्रीट आपके लिए यूजफुल होगी। एक होता है जो सीमेंट में अक्सर देखने को मिलता है, वो होता है फॉल्स सेटिंग आ जाती है। फॉल्स सेटिंग क्या होता है कि ये सीमेंट पानी मिक्स करेंगे, आप मसाला बनाएंगे, मसाला सेट कर जाएगा लेकिन फिर आप उसको मिक्स करेंगे, फिर से रीमिक्सिंग होती रहेगी। तो उसको बोलते हैं फॉल्स सेटिंग। मतलब वो देखने में लगता है कि सेट कर गया बट जब भी मिक्स करेंगे तो काम होता रहेगा। तो दिस इज बेसिकली अ प्रॉब्लम विच कम्स। एक होता है फ्लैश सेट। द मोमेंट आपने सीमेंट में पानी डाला वो वहीं का वहीं सेट करके आप उसको उठा भी नहीं पाओगे। मतलब आपने गिट्टी बालू सीमेंट मिक्स किया और उसमें पानी जैसे ही डाला वो इंस्टेंट सेट हो जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश सेट। बेसिकली वो जिप्सम नहीं होने की वजह से होता है। एक होता है क्विक सेट जो इनिशियली वर्केबल रहता है 10 मिनट तक, मतलब थोड़ा सा पड़ा जिप्सम और बाद में सेट हो जाता है। और कुछ होते हैं अनवांटेड रिटार्डेशन। वो क्या है कि आप मतलब आज आपने बनाया 4 घंटे 5 घंटे के बाद फिर वो मसाले को उतारेंगे और फिर यूज करेंगे तो इट विल बी स्टिल वर्केबल। तो अगर 2 मेजर चीजें होती हैं फ्लैश सेट और फॉल्स सेट, अगर आप देखेंगे तो क्या मेजर रिएक्शन जो होते हैं वो आपको दिख जाएगा। फ्लैश सेट में बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने देखा पीछे C3A और कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये CH बनता है और C3S के कंपोनेंट्स बन के ये कंप्लीटली सेट कर जाता है जिसको आप फिर से नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली सल्फेट बहुत प्रॉब्लम कर देता है और ये नॉट रिवर्सिबल है, मतलब वो सीमेंट आपका बेकार हो गया। दूसरा होता है हाइड्रेशन विद टू मच सल्फेट। अगर बहुत ज्यादा सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड है, सल्फेट के कंटेंट आप देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन में, सल्फेट अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है कि एट्रिंजाइट यहाँ बन तो गया है, एट्रिंजाइट बन रहे हैं यहाँ पर, जिप्सम यहाँ पर रहता है, तो फिर बार बार मिक्सिंग करते आपको वो काम होता जाएगा फिर से, तो आप दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो ये हैं कि फैक्टर्स अगर आप देखेंगे कि अगर आपके कंक्रीट में क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो कैल्शियम सल्फेट कितना है आपके इसमें और कितना फाइननेस है सीमेंट का, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा कि सिर्फ ऐसा नहीं कि सल्फेट आपको सीमेंट से आता है, इसके अलावा अगर आप एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं तो उसमें सल्फेट कंटेंट कितना है ये इंपॉर्टेंट होता है। वो सीमेंट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो इज इम्पोर्टेंट। एडमिक्सचर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल्स हमने दिया है कि कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली प्रोडक्शन एंड पे होगा तो दिस इज नॉट उतना आपके लिए उतना लायबल नहीं होगा। अब अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो अगर वाटर इन कंक्रीट देखें तो सिंपल वाटर हमको क्यों यूज करना चाहिए और पानी किस लेवल तक यूज करना चाहिए। तो हार्डन स्टेट में देखेंगे तो आपको अराउंड 23% ऑफ सीमेंट वेट रिएक्ट करता है सेट और हार्डन करने के लिए। अगर वाटर सीमेंट 0.35 से ज्यादा हो जाता है तो कैपिलरी प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब बेसिकली पोर्स से पानी बहना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से लीकेजेस हो जाएंगे। या फिर कंक्रीट एग्रेसिव एनवायरनमेंट में रहता है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, लेकिन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आपको बताएं कि बेसिक नीड्स क्या है, तो हमको वो पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, उस जल का इस्तेमाल करना चाहिए जो पोर्टेबल हो, मतलब जिसे हम खाते पीते हैं उस पानी को इस्तेमाल करें।
बहुत बार ऐसा होता है कि कंक्रीट इंडस्ट्री से लोग यूज कर लेते हैं, बहुत बार नदी नाले से पानी इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपके कंक्रीट को बर्बाद करके छोड़ देगा। तो अगर जहां पर नहीं अवेलेबल है, जैसे अगर आप सी या सॉल्टी वाटर मिल रहा है, तो नॉर्मल कंक्रीट के लिए ओके है, बट रीइंफोर्समेंट के लिए बिल्कुल ही नहीं। तो किसी भी तरीके से आप कोशिश कीजिए कि बहुत बार हम लोगों ने देखा है प्रैक्टिकल फील्ड पे कि लोग पानी जमा कर करके काफी दिनों के बाद इस्तेमाल करते हैं पॉन्ड वगैरह का पानी, तो आपके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को खत्म कर देगा। अगर आप देखें तो ये सारी चीजें उसी के बारे में हैं जो मैंने बताई आपको, जो कि कंक्रीट का ग्रे वाटर और ये आरएमएक्स के वाटर्स जो इंडस्ट्रियल वेस्ट अगर आप यूज करते हैं उसके भी रिफाइंड वाटर्स आते हैं, तो उसमें सल्फेट कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है जो आपके कंक्रीट से रिएक्ट करेगा और आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर हम बात करें, एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एग्रीगेट्स का है। तो एग्रीगेट्स आपका ऑलमोस्ट 70 to 75% जो कंक्रीट का वॉल्यूम होता है वो वही लेते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ये रहती हैं कि जब आप भीगा कंक्रीट यूज करोगे, ड्राई किया हुआ कंक्रीट यूज करोगे, तो वॉल्यूम बदल जाएगा फौरन आपका, हीट ऑफ हाइड्रेशन वेरी कर जाएगा, अग्रेसिव एनवायरनमेंट की वजह से आपको मतलब गिट्टी पे चेंजेस हो सकते हैं। कॉस्ट दूसरा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो एक रफ अप्रोक्सीमेशन में अगर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के लिए आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे पूरा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है अराउंड 75% ऑफ दिस इज कंप्लीटली एग्रीगेट्स ही होता है। तो ये कहना कि सीमेंट की वजह से प्रॉब्लम या वाटर की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा, रादर हमको एग्रीगेट्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर एग्रीगेट्स पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम है। अगर फ्रेश स्टेट में देखें कि क्या रोल प्ले करता है, तो ये बेसिकली एक फिलर का काम करता है। अगर जितना अच्छे शेप और साइज का होगा, ग्रेडिंग किया हुआ रहेगा, उससे क्या है कि उतने ही आपके कम पोर्स होंगे, उतने ही ज्यादा आपको छिद्र रहित रहेगा, जिसकी वजह से आपको पानी परकुलेट नहीं करेगा और एक्वा सस्पेंशन में काफी काम करेगा। या फिर बहुत ज्यादा एक्सेसिव रहेगा तो सैंड उसके से प्रॉब्लम होता है, आपके लिए एक्सपेंसिव भी होगा, दूसरा कोटिंग बनने में प्रॉब्लम होगा। और जितना ज्यादा आपका एग्रीगेट्स मिक्सिंग इफेक्टिवली किया रहेगा उतना ज्यादा आपका वॉइड्स विल बी रिड्यूस्ड। अगर हम देखें तो ये रॉक टाइप है, बेसिकली कौन कौन से रॉक से बनता है और क्या क्या इसके टिपिकल डेंसिटी है, एक टिपिकल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एनालिसिस है जो आप अपने लैब्स में करते होंगे। तो अगर बात करें हार्डन स्टेट में, तो कंक्रीट आपका श्रिंकेज को रिड्यूस करता है ताकि उसकी वजह से आपके कहीं भी कंक्रीट में श्रिंकेज की शिकायत ना हो, क्योंकि ये सीमेंट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जैसे हमने पीछे देखा कि रिएक्शन बहुत तेज होता है, C3A जो भी अपनी फुल स्पीड में निकलता है और ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन काफी ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या करता है कि एग्रीगेट्स जो सीमेंट पेस्ट के साथ मिक्स करके उनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस किया रहता है। और कोर्स एग्रीगेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सरिया से अगर आप देखेंगे आपके मसाले को बॉन्डिंग करनी है तो बॉन्डिंग को करने में काफी मदद करता है। हाँ, तो अगर आप देखें तो हर तरह की कंक्रीट हम लोग डिसाइड करते हैं। काम जैसे देख रहे हैं, कुछ कंक्रीट फायर रेजिस्टेंट होते हैं, कुछ फ्लोटिंग कंक्रीट्स होते हैं, मतलब देयर आर वैरायटीज ऑफ कंक्रीट व्हिच वी हैव बीन प्रिपेयरिंग। तो हर तरह के कंक्रीट बनाने के लिए हमको डिपेंड करता है कि एग्रीगेट मेरा बहुत सही हो। तो एग्रीगेट्स के लिए बेसिक अगर हम देखें तो क्या है कि गंदगी से फ्री होना चाहिए, मिट्टी धूला मतलब चिपका हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें अक्सर ये हो जाता है। अगर आप देखें तो अच्छा फ्लेकी और इलोंगेशन आप पढ़ते भी होंगे अपने कॉलेजेस में, वो फ्लैकीनेस और इलोंगेशन आप हमेशा देखें, ग्रेडिंग हमेशा देखें और कितना कम रिएक्टिंग कर सकता है। ये सैम्पलिंग अगर आप देखें तो ये सैम्पलिंग हम ऐसे करते हैं, बट अगर हम आपके पास जो ऑन ग्राउंड मिलेगा तो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आप बना के उसको ग्रेडिंग कर सकते हैं। इस तरीके से सैंपल को स्प्लिट करके भी देख सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये बेसिकली क्वारी का है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज रहते हैं। आपके पास मार्केट में जो गिट्टी आती है तो ये आप अपने यहाँ पे करते होंगे अपने लैब्स में सीव एनालिसिस, और ये सीव एनालिसिस के परसेंटेज हम जो रखते हैं कि ये मैक्सिमम फाइनेंस मॉडल जो हम रख रहे हैं वो यहाँ पर दिख रहा है आपको 6.77 का। तो हमको ये हमेशा एनालिसिस करके ग्रेडिंग चार्ट को यूज करना चाहिए
और सैंड का FM अगर फाइनेंस मॉडल हम पकड़े तो 2.81 तक मैक्सिमाइज करके जाना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं ध्यान देते हैं तो वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपने लैब्स में पढ़ते होगे अक्सर आप लोग कंफ्यूज भी होते होगे SLT क्यों करते हैं हम या ओवन राइट क्यों रखते हैं। बेसिकली इस वजह से रखते हैं ताकि आपका अगर मान लीजिए नॉर्मल बालू या आप गिट्टी यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी पानी रहेगा। पानी रहने की वजह से क्या होता है जब आप मसाला डालते हो तो फॉर एग्जांपल 0.6 का वाटर रेशियो ले रहे हो आप तो क्या है कि वाटर कंटेंट आपका इंक्रीज कर जाएगा जो कि आपके एग्रीगेट्स और आपके फाइन एग्रीगेट्स में ऑलरेडी मॉइस्चर है। तो इस वजह से हम लोग हमेशा जब भी मिक्स बनाते हैं जब मिक्स डिजाइन आप करोगे तो वी ऑलवेज गो फॉर SLT कंडीशन या ओवरराइड कंडीशंस। चूंकि जैसा मैं बता रहा था कि एग्रीगेट्स हमेशा मॉइस्ट डिलीवर हो जाते हैं, बल्क वॉल्यूम रहता है, बालू आपके पास जो डिलीवर होता है उसमें पानी गिरा हुआ रहता है तो उनकी वजह से काफी ज्यादा वेरिएशंस आ सकते हैं और इसकी वजह से बल्किंग फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट है कि हम ध्यान रखें कि जो बालू और गिट्टी हमारे पास आ रही है वो सही रहे। अगर बात करें अगर हाई डेंसिटी ऑफ मटेरियल के लिए तो फाइन एग्रीगेट्स का भी हमने दिखाया है यहाँ पर और कोर्स एग्रीगेट का भी आपको ये दिखाया है। ये बेसिकली RMX के लिए हम लेके चलते हैं जब रेडीमिक्स कंक्रीट बनाते हैं तो उसके लिए हमने रिक्वायरमेंट लिखी है। अगर एग्रीगेट्स के बारे में अगर आप बेसिक नॉलेज की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे हमने डिस्कस किया है कि फील्ड पे कैसे आप इस चीज को देख सकें इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज और है कि अगर आप बोलेंगे कि अगर हम ये सारी चीजें तो हम लैब में कर सकते हैं तो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हम लोग किस तरह से इन सब चीजों को कर सकते हैं। तो देयर आर ऑप्शंस। अगर आप बालू लेने के लिए जाते हैं ट्रक से या ट्रैक्टर से आपको बालू मिलता है जनरली जो सप्लाईज होते हैं आप उस बालू को नॉर्मल एक प्लास्टिक के ग्लास में डाल के मतलब प्लास्टिक के ग्लास में पानी भर लीजिए 3/4 और उसके 1/4 हिस्से में बालू डाल के उसको स्टर कर दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए नॉर्मल चम्मच से। प्लास्टिक का ही चम्मच ले लीजिए और आप जब ट्रैक्टर से जिस ट्रैक्टर से आप बालू ले रहे हैं वहीं पर आप उसको स्टर करके छोड़ दें 5 मिनट के लिए और सेटल करेगा। जब सेटलमेंट करेगा तो आपको जो इम्प्योरिटीज है वो क्लियरली ऊपर में दिख जाएगी। वो बल्किंग परसेंटेज होता है नेट बल्किंग परसेंटेज शुड नॉट वेरी फ्रॉम मोर देन 4 to 6%। अगर वो आपको दिखता है देन यू शुड नॉट टेक दैट प्रोडक्ट क्योंकि उसमें गड़बड़ है। वैसे ही आप जब गिट्टी लेते हैं प्रैक्टिकल इसमें तो आप 5/8 की गिट्टी के लिए उसको बोले कि हमको 5/8 की गिट्टी चाहिए। जो राउंडनेस जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर ये एक्चुअल में ऑप्टिमम राउंडनेस है, एक्सेप्टेबल ये है। बट बहुत बार गिट्टी आपको गड़बड़ भी मिलती है तो आप ये सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हैं देख के जो सप्लाईज आपके पास आ रहे हैं कि वेदर ये सही है या नहीं है। अगर राउंडनेस नहीं है स्पेसिसिटी नहीं है तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो आप उस गिट्टी को रिटर्न भी कर सकते हैं और दूसरी गिट्टी के लिए ये कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्टिमम वाइज अगर हम देखें तो ऑप्टिमम एडहेरेंस क्या क्या होता है और वर्केबिलिटी हमको किस जगह पे जाके मिलेगी ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको और कुछ फर्दर हम लोगों को क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग देख लेते हैं अगर कुछ चीजें हैं फर्दर हम इसको थोड़ा कट शॉर्ट किया है मैंने इसको तो आई श्योरली मेक इट मोर कि अगर आपको इसमें और कुछ भी जरूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। तो अगर हम जैसे कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि सर क्या प्रैक्टिकली वे में फ्लोटिंग कंक्रीट बनाया जा सकता है। यस हम लोगों ने बनाया है। फ्लोटिंग कंक्रीट बनता है परकोलेट कर जाता है आप उसको आराम से थर्मोकोल की तरह वो आपको लगेगा कंक्रीट उठा के आप हाथ में देखोगे इट्स अ फ्लोटिंग कंक्रीट कंप्लीटली फ्लोट करता रहता है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं ऑन डिमांड। अलाइट बेलाइट एल्यूमिनाइट फेराइट जिप्सम। और कोई क्वेश्चंस किसी के हैं। क्वेश्चंस आप अपने इनपुट कर सकते हो यहाँ पे जो भी आपको लगे। आफ्ताब
जिनको भी क्वेश्चंस अगर कुछ हैं, क्वेरीज हैं, तो आप प्लीज ये कर सकते हैं। Sir, can concrete lose its property when we add water in concrete continuously for not getting hardened before? Sir, can concrete lose its property when we add water in concrete continuously for not getting hardened before use in the use of? मेरे को ये कुछ समझ में नहीं आया। आपका पहला पार्ट तो मेरे को समझ में आया कि कंक्रीट अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है। वाटर रिएक्ट, एक मिनट पहले विजय किस्कू जी ने पूछा है, can concrete lose its property when we add water in concrete continuously for not getting hardened? नहीं, वो नहीं कर सकते। अगर आप ये बोल रहे हो, अगर आपका सवाल ये है कि आप कंक्रीट में कंटिन्यूसली पानी डालते रहोगे ताकि जब तक वो हार्डन ना हो और उसको यूजेज आप बढ़ा लोगे 1 घंटे से ज्यादा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप जितना ज्यादा पानी डालते जाओगे तो क्या होगा, सीमेंट गीला हो जाएगा, पानी की तरह बह के निकल जाएगा, फिर वो लिक्विड पेस्ट जेल जो गूंद की बात कर रहे हैं वो गूंद कभी नहीं बनेगा। विकास कुमार सत्यम जी ने पूछा है कि वाटर रिएक्ट्स विद सीमेंट हाउ? ये हमने डिस्कस किया जब कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम दिखा रहे थे आपको, तो वाटर रिएक्ट करता है वैसे ही। पहला रिएक्शन वही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका रिएक्ट करता है वाटर के साथ में एंड इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो हम लोगों ने पहले इनिशियल स्लाइड में रादर वी स्टार्टेड वहीं पे हमने डिस्कस किया था। सर, फ्लोटिंग कंक्रीट कैसे बनाया जाता है, इस पर कुछ बताएं। फ्लोटिंग कंक्रीट इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब उसको मतलब बेसिकली इट इज एन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट। इसके बारे में बताने के लिए मेरे को पूरा 1-1.5 घंटे का सेशन आपको डिटेल्स में समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये डिजाइन किया रहता है उसी हिसाब से। And you are most welcome to visit, sir, NGP. You are most welcome to visit NGP Patna 13, sir. Surely, whenever I come to Patna, I will make sure that I visit your institute, and I will be happy if we can meet all together. Sure, sir, can concrete lose its property when we add water in continuous and ठीक है, ये तो हो गया। वाटर absorb करने वाली कंक्रीट, वाटर एब्जॉर्ब करने वाली कंक्रीट कैसे बनाया जा सकता है? विकास कुमार सत्यम जी, वाटर एब्जॉर्ब करने वाला कंक्रीट, हर कंक्रीट वाटर एब्जॉर्ब करता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट कंप्लीटली वाटर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करता। वाटर उतना ही जाता है जितनी उसकी जरूरत होती है। अगर हम 0.5-0.6% की बात कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी सिर्फ उतनी ही एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद जो आप तराई करते हो, जो आप क्योरिंग करते हो, वो सब पानी कंक्रीट खाता नहीं है। वो बेसिकली मॉइस्चर कंटेंट को मेंटेन करने के लिए होता है, ताकि कंक्रीट आपका गर्म ना हो, धीपे नहीं, जिसकी वजह से उसके अंदर का जो नमी है वो बाहर निकल जाए। तो बेसिकली कंक्रीट जो होता है दैट एब्जॉर्ब्स वाटर ओनली। अगर आप बोल रहे हो कि वाटर एब्जॉर्ब करने वाला कंक्रीट आप बनाओगे, तो फिर फायदा क्या है एब्जॉर्ब करने वाला कंक्रीट बनाने से? वो तो आप कोई भी चीज रख दो, मतलब स्पॉन्ज रख दो या माइक्रोफाइबर रख दो, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, आपका नेक्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा नहीं था। वाटर एब्जॉर्ब करने वाली कंक्रीट कैसे बनाया जा सकता है फॉर रोड? सवाल अगर सही है तो रोड के लिए वाटर रेपेलेंट कंक्रीट हम बनाएंगे rather देन वाटर एब्जॉर्बिंग बनाएंगे। क्योंकि कोई भी मटेरियल जब वाटर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो कहीं ना कहीं वाटर इज अ डेडली थिंग, तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो रोड्स अभी जो बनाए जाते हैं, देयर आर कंक्रीट रोड्स, जिसकी वजह से कंक्रीट रोड्स अभी आप देखोगे तो बहुत सारे गांव प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे, वो सारे प्रोजेक्ट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड ओवर टू कंक्रीट रोड्स। क्योंकि कंक्रीट रोड्स पे क्या है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, और कंक्रीट एक बार सेट कर जाने के बाद यू डोंट नीड, मतलब उस तरह से जैसे आप नॉर्मल बाइट्यूमन यूज करते हो तो बाइट्यूमन में उखड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट कंक्रीट में क्या है कि एक बार आपने डाल दिया तो इट कैन रन फॉर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 40 इयर्स, तो रन करेगा, अगर बशर्ते कॉन्ट्रैक्टर ने सही से काम किया है तो। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोटिंग कंक्रीट, फ्लोटिंग कंक्रीट हम लोगों ने यूज किया है जहां पर वाटर सरफेसेस होते हैं, जैसे कि आप स्विमिंग पूल्स में देखेंगे। स्विमिंग पूल्स में बहुत बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अगर बैरिकेड्स बनाने हैं तो कंक्रीट का होता है जो मासेस को रोक सकता है, बट पानी में आराम से स्टेबल भी रहता है। जैसा इनग्रेस अगर आप देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो ताज, अगर आप जाएंगे ताज मुंबई में, उन लोगों ने क्या किया, बीच से जो पानी आता है तो उसके साथ काफी ज्यादा मतलब समुद्र का कचरा भी आता है, तो उन्होंने फ्लोटिंग कंक्रीट की दीवार खड़ा कर दी है।
तो इनका स्विमिंग पूल का पानी इधर ही रहता है, उधर का पानी उधर ही रहता है, और कंक्रीट भी फ्लोटिंग रहता है। सर हम चाहते हैं कि रोड का पानी डायरेक्ट जमीन के अंदर चला जाए, परमेबल कंक्रीट बनता है माय डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं कि नहीं बनता। अगर उस पर्पज से अगर आप पूछ रहे हो तो यस, वैसे कंक्रीट बनते हैं, बट उसकी कॉस्टिंग इज ह्यूज। इंडिया में अभी कमर्शियली वाइबल बहुत कम हुआ है। हम लोगों ने जो भी सप्लाईज किए हैं वो डायरेक्ट टू द पार्टीज एज ऑन व्हेन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे भेजा है, बट देयर इज अ कंक्रीट व्हिच इज अवेलेबल। अगर आप जो बोल रहे हो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कल को फ्यूचर में जो रोड्स हम बनाए उसका पानी अंदर घुस जाए, तो यस यू कैन। और इवन अगर अभी हम बात करें तो अगर आप देखोगे तो जियो टेक्सटाइल्स आप लोगों के सब्जेक्ट में होगा, आई सपोज। जियो टेक्सटाइल्स इज अ वेरी गुड मटेरियल व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस। अभी कंक्रीट में जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। जियो टेक्सटाइल इज अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर गिविंग स्ट्रेंथ एज वेल एज, मतलब आपका वाटर पर्कुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। रिवर एंड लेक का वाटर कंक्रीट बनाने में यूज करें तो क्या कंक्रीट में कुछ डिफेक्ट आ सकता है? रिवर और लेक के वाटर में डिपेंड करता है कि कौन से रिवर का आप पानी यूज कर रहे हैं और लेक का यूज कर रहे हैं, और उसका कंटेंट क्या है, वेदर कितना केमिकल कंटेंट उसके अंदर है, वेदर सल्फेट कंटेंट है, और वेदर एल्कली है, पीएच वैल्यू क्या है, वो इम्पोर्टेंट होगा देखने के लिए। अगर पीने के लायक है, अगर आप पानी पीते हैं तो गो अहेड, यू कैन गो अहेड विद दैट, बट हमेशा आप ये देख लें कि पीएच उसका मेंटेन है या नहीं और कितना केमिकल कॉम्पोजिशन उसका है। दैट शुड ऑलवेज बी चेक बिफोर। ओके, आई सपोज कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। नोप्स। There is one question from Khushbu Kumari, sir. मैं मिस कर गया क्या? Question from Khushbu प्रॉपर्टीज Kumari. ऑफ फ्लोटिंग कंक्रीट मैंने बताया ना, वही दो लोगों के क्वेश्चन थे। एक फ्लोटिंग कंक्रीट के बारे में मैंने वही बताया। फ्लोटिंग कंक्रीट का क्या होता है, बेसिकली स्ट्रेंथ आपके जितना आपको चाहिए, डिजाइन स्ट्रेंथ। फॉर एग्जांपल मेरे को 28 MPa का चाहिए या 20 MPa का कंक्रीट चाहिए, तो हम 20 MPa के हिसाब से डिजाइन करते हैं। ओनली द थिंग इज दैट कि द वेट ऑफ द कंक्रीट इज नेग्लिजिबल। मगर आप देखोगे तो एक ब्लॉक हमने बनाया था, दैट ब्लॉक वाज वेइंग समवेयर अराउंड 200 ग्राम्स, और वो कम्प्लीटली ऐसा था कि आप उसमें पानी डालोगे तो कम्प्लीटली इधर से उधर सीपेज भी हो जाएगा। दूसरा, अगर आप पानी के सरफेस पर रख दोगे तो कंक्रीट ऊपर में फ्लोट करता रहेगा। तो अगर उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज अगर आप बोलोगे तो वैरी करती है। ये मोटा मोटी प्रॉपर्टीज ये होती है कि हम पानी के ऊपर उसको रख के यूज कर सकें। इसका एक एग्जांपल आप अक्सर आजकल तो ऑनलाइन आप लोग सारे हो, यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, आई सपोज इट इज फ्रॉम मलेशिया और मॉरिशस। एक ब्रिज आपको दिखता है जो फ्लोटिंग ब्रिज है, मतलब ब्रिज के और अदर कनेक्टिंग पोर्शन है, दैट इज मेड ऑफ कंक्रीट आल्सो। आप अगर सर्च करोगे तो यू विल गेट इट। Which is pH value of cement? समझा नहीं मैं। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। pH value of cement परफेक्टली। pH value of cement मतलब सीमेंट का एज सच pH वैल्यू नहीं होता। सीमेंट में हम लोग लॉस ऑन इग्निशन, लीच एटिलियर आप लोग पढ़े होगे तो लीच एटिलियर देखते हैं और ऑटोक्लेव एक्सपेंशन देखते हैं, ताकि उसकी हीट की वजह से कितना उसका ये होता है। बट चूंकि अंदर रिएक्शन होने के बाद आपकी वैल्यू पानी का pH इज इंपॉर्टेंट, चूंकि वो एसिडिक नहीं होना चाहिए। एसिडिक बेस होने से इट विल फर्दर रिएक्ट एंड इट विल क्रिएट अदर केमिकल्स व्हिच माइट रिएक्ट विद C3S, C2S, किसी के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इट कैन क्रिएट अ न्यू न्यूसेंस फॉर द कंक्रीट। Okay, so shall we close down here? Stop here? Yes, sir. Just wait Yes, for a second. sir. Now I. Manju ma'am. Yes, Answer, sir. madam, yeah. Yes, ma'am. Now I'd like to invite our Professor Tribhuvan Kumar to say vote of thanks. Thank you, ma'am. Ma'am, am I audible? Yeah, Yes, yes. you are. Oh, okay. Thank you. Thank you, ma'am, for inviting me for vote of thanks. I, Tribhuvan Kumar, faculty from Department of Civil Engineering, on behalf of entire team of NGP, would like to express my sincere gratitude to our guest
Mr. Ghalib Fayad Ayubi, Chief Manager, ACC Limited, for very informative, interactive, and knowledgeable session in cement and concrete, its uses, manufacturing processes, and its application in field of civil construction. यहाँ पे मैं सर का तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि सर ने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारा वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाने के लिए सर यहाँ प्रेजेंट हुए और अपना कीमती समय दिया, और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे ये जानने के लिए, क्योंकि अभी जस्ट ही 3rd सेमेस्टर के बच्चे अपना यूनिट 1 खत्म किया है, जहां हम लोगों ने सीमेंट के बारे में पढ़ा, सीमेंट के लैब टेस्टिंग के बारे में पढ़ा, सीमेंट के फील्ड टेस्ट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ा। तो बच्चों को काफ़ी एक्साइटेड था, और सर ने इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीमेंट, एग्रीगेट और अल्टीमेटली कंक्रीट का जो फ़ायदा बताया है और जो यूज़ करने का तरीका और जो भी उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, तो सब बच्चों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं मुझे, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। किसी बच्चे ने तो सर का पीपीटी भी मांगा है, तो पीपीटी तो सबका अपना पर्सनली होता है, तो मैं सर को कंपेल नहीं करूंगा कि सर पीपीटी दें अपना, लेकिन सर जो फ्लोटिंग कंक्रीट का जहाँ तक बात है, जो सारे बच्चे इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो सर से रिक्वेस्ट रहेगा कि कभी कीमती समय सर निकालें और एक सेशन हम लोग फ्लोटिंग कंक्रीट पे भी करेंगे। तो सर से रिक्वेस्ट रहेगा कि सर हम लोगों के रिक्वेस्ट पे ध्यान दें। ओके सर, थैंक यू सर। एंड आई एम आप जाके देखेंगे रेडमिक्स की वेबसाइट पे आपको बहुत तरीके के कंक्रीट मिलेंगे जो हम लोग बनाते हैं। इवन अभी हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रेडीमेड प्लास्टर्स लेके आ रहे हैं। मतलब आपके पास एक बोरे में सीमेंट, एग्रीगेट सब कुछ बना हुआ आएगा, आप निकालो, पानी मिलाओ और लगा दो, प्लास्टर डन। यस, तो वी कीप ऑन इन्वेंटिंग थिंग्स, नई चीजें लेके आ रहे हैं, तो आप हमेशा टच में रह सकते हो। बाकी आफ्ताब इज देयर, आफ्ताब हैज बीन एन ओल्ड कलीग ऑफ आवर्स, तो he has been with us for a long time, so Aftab is well versed, he can always get in touch with us. yes sir, Thank you, thanks Yes, a lot. yes, sir. Thank you, sir. Thank you sir, Thank you. thank you NGP Thank Patna you. and whole team, thank you.